नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेकानंद गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो इससे पहले ही 3 वीडियोस और भी संविधान के मैंने तैयार करके रखे हुए हैं, तो वो जा कर के पहले आप देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को प्ले करिएगा। इस वीडियो में हम संवैधानिक विकास से संबंधित जो मैंने 2 वीडियो और बनाई है, जिस पर डिटेल चर्चा मैंने प्री और मेंस दोनों के हिसाब से ही किया हुआ है उसमें, तो उस डिटेल्ड चर्चा को पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो को प्ले करिएगा और इस वीडियो को पूरा आखिरी तक के जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें CGPSC और व्यापम के क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। CGPSC के पहले मेंस के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूं, उसको बाद फिर मैं प्री के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। हालांकि प्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, तो उस पर हम आ जाएंगे। सबसे पहले हम मेन्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। जरा देखें, इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का क्या महत्व है। ये हमने पढ़ा था, भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में पहली बार क्या होता है, एक संघीय व्यवस्था भारत में अस्तित्व में आई थी। इसके अलावा संघीय न्यायालय की स्थापना भी इस अधिनियम में की गई थी। अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो RBI की स्थापना भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। इसके अलावा अगर और भी ज़्यादा हम जाएं तो द्वैध शासन जो व्यवस्था 1919 के अधिनियम थे, उसको हटा करके केंद्र स्तर पर इसको लागू कर दिया गया था। हालांकि इसको लागू नहीं हुआ था, केवल लाने का प्रावधान किया गया था, इसको लागू नहीं किया गया था। तो इनमें से कोई भी बात आप 1935 के अधिनियम के महत्व के संबंध में लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस पर देखें, छोटा सा क्वेश्चन पूछा हुआ था 2016 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 की क्या विशेषताएं हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 1919 के अधिनियम में पहली बार क्या किया गया था कि सांप्रदायिक विभाजन जो दिया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो दिया गया था 1909 के अधिवेशन कहता है अधिनियम में, तो उसका विस्तार कर दिया गया था। यानी 1919 के अधिनियम में विस्तार कर दिया गया था, सिखों के अलावा और कुछ कम्युनिटीज़ को उसको दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था अस्तित्व में आई थी, जहाँ पर प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित ये 2 भागों में विभाजित किया गया था, और उसके बाद ही फिर इस अधिनियम को लागू किया गया था। इसके अलावा इसमें समीक्षा के लिए 10 वर्ष की व्यवस्था थी। जो 10 वर्ष की जो व्यवस्था थी, उसको 2 वर्ष पहले ही लागू करने की कोशिश की गई थी, यानी समीक्षा की गई थी, जो 1927 के साइमन कमीशन में हमको दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी बात आप लिख सकते हैं, तो 30 शब्द में आराम से इसमें आंसर आ जाएगा। इसके अलावा CGPSC ने रिसेंट क्वेश्चन पूछा 2020 का, भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में द्वैध शासन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो द्वैध शासन की अवधारणा को आप कैसे बताते चलेंगे, यहाँ पर शुरू करना होगा कि इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अधिनियम के माध्यम से मार्टिंगी और चेम्सफोर्ड के मिलाकर के एक सुधार लाया, जिसे इस अधिनियम के रूप में जाना जाता है ना। इसके अलावा इसमें आप कहोगे कि केंद्र और प्रांतीय विषय दोनों थे, लेकिन प्रांतीय विषयों को यहाँ पर 2 भागों में बांटा गया, और जो पूर्व की 2 प्रकार की जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, अर्थात जो निदेशक मंडल और नियंत्रक मंडल की व्यवस्था थी, उसका समाप्ति हो चुका था। इसके अलावा बंगाल में जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, दीवानी और फौजदारी मामले, वो भी समाप्त हो चुकी थी, और यहाँ पर एक नए प्रकार के द्वैध शासन व्यवस्था को देखने का मौका मिला, जिसमें आरक्षित विषय होते थे वो सरकारी सदस्यों के हाथ में थे, जबकि जो गैर सरकारी सदस्य थे उनके हाथ में हस्तांतरित विषयों को रखा गया था। तो ये सब बातें आप इसमें बोल सकते हो, तो ये होगा द्वैध शासन व्यवस्था। तो अभी तक के CGPSC ने 3 ही क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है मेंस की दृष्टि से, उस पर मैंने चर्चा कर ली है। अब हम आते हैं प्री के प्रश्नों पर। अब प्रीलिम्स के प्रश्नों पर विचार करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 2021 के प्रीलिम्स में CGPSC ने पूछा था, है ना, तो इस पर हम ध्यान दें। सेट A था और 28वां नंबर प्रश्न है, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए और सही कथन को चुनिए। तो पहला सेंटेंस इसमें था, इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई थी। तो ये गलत लाइन ही है, क्योंकि गवर्नर जनरल इस टाइम पर नहीं आएगा, इस टाइम पर वायसराय आएंगे। दूसरा इसमें सेंटेंस था, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। तो 6 संख्या लगभग लोग को याद में रहती, क्योंकि 1853 का जो नियम होता है वहाँ पर गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य होते हैं, जिसको हम छोटी संसद के रूप में भी जानते हैं, या M लक्ष्मीकांत के बुक में आप पढ़ेंगे तो इसमें छोटी संसद स्पष्ट रूप में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा तीसरा सेंटेंस था, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया था। ये बिल्कुल ठीक बात है, 61 के एक्ट में किसी तरह का भेदभाव नहीं आया था, आगे चल करके ये भेदभाव हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो आंसर में क्या लिया हुआ है, आंसर में B लिया था, 2 और 3, ये बिल्कुल ठीक आंसर CGPSC ने इसका लिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन का लेवल था, है ना, इस बार का। दूसरा हम क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर सेट A का ही इसी वर्ष का 2020 का, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुने।
इसमें पहला सेंटेंस था इसे 20 जून 1892 को लागू किया गया था। ठीक है। दूसरा इसमें था कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। और तीसरा वाला है सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। अब इस तीनों में क्या, पहला इसमें गलत है लेकिन दूसरा और तीसरा इसमें सही था, लेकिन आंसर में CGPSC ने क्या लिया है, केवल 2 को आंसर में इसको लिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें आंसर को गड़बड़ लिया हुआ है, ध्यान में रखिएगा, लेकिन लेवल इसका ठीक ठाक से पूछा हुआ था CGPSC ने। और संवैधानिक विकास में जानते हो आप लोग एक बात, CGPSC ने पुराने में एक भी प्रश्न नहीं पूछे, मैंने सारा प्रश्न खुंगाल डाला, एक भी प्रश्न मुझे देखने को नहीं मिले हैं। आपको एक आध मिले तो मुझे सेंड करिएगा। और व्यापम वाले ने भी यहाँ पर संवैधानिक विकास से प्रश्न नहीं पूछे हैं, जो हैरानी की बात है। तो आपको जब देखने मिले तो मुझे भेजिएगा, मैं तो सारा खुद चुका हूँ और मुझे ये नहीं मिला है। तो इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, कुछ ऐसे प्रश्न आपको हल करने के लिए दे देता हूँ जो आपको हल करना चाहिए इस लेवल का पढ़ने के बाद। मतलब मेरी जो प्रीवियस दोनों वीडियो हैं, अगर आप उसको देख लेंगे तो उसको देखने के बाद इस तरह के क्वेश्चंस को आप हल करेंगे तो आपको एक लेवल महसूस होगा और आपको समझ में आएगा। हालांकि NCERT के क्वेश्चन तो इसमें नहीं है संवैधानिक विकास पर, अदर टॉपिक्स पर जो उसके क्वेश्चंस होंगे मैं उसको भी पुटअप करते चलूँगा और आप कमेंट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। बाद में मैं कमेंट में आपको आंसर्स इसके कर दूंगा। तो देखिए जरा इसमें पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत शासन अधिनियम 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत भारतीय व्यवस्थापिका में प्रतिनिधित्व बढ़ा दिया गया तथा पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। पहला सेंटेंस। दूसरा है, भारत शासन अधिनियम 1935 में यह प्रस्ताव था कि भारतीय प्रांतों एवं विरासतों को मिलाकर एक संघ की स्थापना की जाएगी। इसको कूट के माध्यम से आंसर देना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें केवल एक, केवल दो, दोनों ए और दो, एक और दो, और ना ही एक और ना ही दो, इस तरीके से इसमें है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें देखिए ध्यान से, ये दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1919 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की मुख्य विशेषताएं हैं? पहला सेंटेंस है, प्रांतीय कार्यकारिणी परिषदों को 2 भागों में विभक्त किया गया। दूसरा, मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रदान किया गया। तीसरा, केंद्रीय कार्यकारिणी की शक्तियां राज्यों को हस्तांतरित की गई। और चौथा, केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं का विस्तार एवं पुनर्गठन किया गया। तो ये 4 सेंटेंस है, इसको आपको आंसर करना है। नीचे दिए कूट में से इनकी सहायता से उसको उत्तर दीजिए। तो एक है इसमें 1 2 3, बी है 2 और 3 और 4, सी है 1 2 4 और डी है 1 3 4। तो इस तरीके से ऑप्शन है, आप आंसर दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है इसमें, इस तरह का पैटर्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में पहली बार 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। दूसरा है, भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय एवं प्रांतीय दोनों स्तरों पर लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था। ये 2 सेंटेंस है, इसको कथनों को सत्य है कि नहीं बताना है आपको। इसमें केवल एक ऑप्शन है, केवल 2 ऑप्शन है, दोनों 1 और 2 ऑप्शन है, ना ही 1 और ना ही 2 ऑप्शन है। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, आपके लायक है क्वेश्चन, इसको बनाइएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? मैंने चर्चा किया है इस पर। ए ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1919, बी ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो 4 ऑप्शन इसमें हैं, आंसर बताइएगा। इसके अलावा एक और प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां यानी कि रेसिडुअल पावर्स किसमें निहित हैं? तो ए है संघीय व्यवस्थापिका, बी है प्रांतीय व्यवस्थापिका, सी है गवर्नर जनरल और डी है प्रांतीय गवर्नर। तो 4 ऑप्शन इसमें से हैं। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। तो देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं, भारत में परिषदों का उन्मूलन। दूसरा, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका। तीसरा है, राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का उन्मूलन। और चौथा है, संघीय न्यायालय की स्थापना। तो इसमें देखिए, ए ऑप्शन है 2 और 3, बी ऑप्शन है 1 2 3, सी ऑप्शन है 1 3 एवं बस लिख दिया इसमें, तो खैर 4 होना चाहिए। इसके अलावा डी ऑप्शन है 1 2 3 4, तो टोटल इसमें 4 हुए। ठीक है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और है इसमें, निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? तो ऑप्शन में ए है विनियमितीकरण अधिनियम 1773, बी ऑप्शन है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, सी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1881 और डी ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम
1892। तो टोटल 4 क्वेश्चन इसमें हुए। अब इसमें से आपको आंसर टोटल 5 क्वेश्चन लगभग मैंने दिया है, तो इस पर आपको आंसर करने हैं कमेंट के माध्यम से। कमेंट में मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, 1 का A, B का 2, B का C, इस तरीके से ऑप्शन देते हुए मैं इसमें आंसर्स कमेंट के माध्यम से आपको कर दूंगा। और आप उसको बड़े ध्यान से, इत्मीनान से वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाए। और अगर आपने वीडियो देखा है तो आपसे पक्का है कि ये क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, जो CGPSC और व्यापम लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो मिलते हैं अब अगले न्यू वाले वीडियो में। तो इसके बाद हम संविधान के अगले टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस मैं लेते हुए चलूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।